हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ इनकम टैक्स विद बी यानी कि सचिन कुशवाहा। आज हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं विद फुल ऑफ एनर्जी। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग नई नई चीज़ें सीखेंगे। अपार्ट फ्रॉम आर लास्ट लेक्चर, हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ चीज़ें सीखी थी, आज के लेक्चर में भी कुछ चीज़ सीखेंगे हम लोग। तो हम सबसे पहले एक रीकैप ले लेते हैं छोटा सा, कि हमने लास्ट सेशन में आकर डिस्कस किया क्या था। तो आप सभी को पता है ये लेक्चर नंबर 2 है फॉर इनकम टैक्स। ठीक है सर, ये इनकम टैक्स का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, ये हमारा रेगुलर बैच है। इट इज़ नॉट द रिवीजन क्लास और फास्ट ट्रैक बैच और यूट्यूब बैच। ये कोई ऐसा बैच नहीं है, हमारा रेगुलर बैच है जिसके अंदर पेड स्टूडेंट्स ही आते हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। ये आपको एक ऐसी जर्नी के ऊपर लेके जाने वाला है जिसमें आप टैक्स के प्रो बनेंगे। ठीक है, टैक्स भी कौन सा, इनकम टैक्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब रिकैप में हम लोग देखते हैं कि हमने लास्ट सेशन में क्या किया था। तो हम लोग एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, LRR टेक्निक के ऊपर काम करेंगे जिसके अंदर हम लोग लर्न, रिवाइज, वी विल लर्न, वी विल रिवाइज एंड वी विल रिकैप या रिकॉल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम लोग सेशन के साथ ही साथ निपटाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैंने जैसे आपको बताया इनकम टैक्स क्या होता है, तो हमने लर्न किया फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हमने रिवाइज किया और देन हमने उसको रिकॉल किया। साथ साथ ही हम लोग तीनों चीजें खत्म करते हैं। तो हम लोग नॉर्मली तीनों चीज़ों को एक ही साथ करके चलते हैं। ठीक है, अलग अलग उसको नहीं करते हैं। मगर जब नया सेशन शुरू होगा तो पिछले सेशन में जो भी हमने चीज़ें करी है, हम उसको भी एक बार ज़रूर देखेंगे और कंसिडर करेंगे कि हमने लास्ट सेशन में किया क्या था। चलो, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हुआ था लास्ट सेशन के अंदर, आप सभी को पता है ये इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था कि इनकम टैक्स होता क्या है ना, ये जाना था कि टैक्स क्या होता है। और तीन ऐसे बेसिक सवाल थे जो हमारे दिमाग में घुसे थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनकम टैक्स हमारे लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ये कोई पुराना या घिसा पिटा सा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनकम टैक्स इज फ्रेश टू अस, इट इज़ वेरी न्यू टू अस। और ये बाकी सारी सब्जेक्टों से बहुत अलग है। ठीक है, तो हमने चैप्टर की प्रोसेस देखी थी, ये तीन चीज़ें हमारे चैप्टर की प्रोसेस के अंदर है। सबसे पहले हम लोग बेसिक फ्रेमवर्क सीखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे, देन बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे। ये तीन चीज़ें अपन के इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तो हमने इसमें से बेसिक फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग तो कर लिया था। बेसिक डेफिनेशन आज के सेशन का हमारा पार्ट रहने वाला है। अब 3 बेसिक क्वेश्चन क्या थे वो जरा एक बार फटाफट से रिकॉल करेंगे, मेरे साथ आएंगे सब। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज टैक्स। जब भी आप टैक्सेशन के बारे में समझते हैं या सुनते हैं या कुछ भी होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि सर व्हाट इज टैक्स, कि टैक्स आखिर होता क्या है। सेकंड, व्हाई इज इट चार्ज। सबसे पहले तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार टैक्स होता क्या है, व्हाट इज टैक्स। सेकंड, हम लोग ये देखते हैं कि टैक्स चार्ज क्यों करते हैं। उसके बाद हु चार्जेस इट। ये तीन क्वेश्चन का जवाब हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। फिर फटाफट से रिकैप करके आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। देखो यही डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। कंपलसरी पेमेंट का मतलब मैंने आपको समझाया था, एक ऐसी पेमेंट जो आपको देनी ही देनी है, ये सरकार का हक है। इट इज अ पार्ट ऑफ रिवेन्यू ऑफ फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, ऑफ मैंडेटरी, या तो कंपलसरी या तो मैंडेटरी चार्ज ऑन इनकम, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। ये मैंने आपको समझाया था कि जो टैक्स है वो तीनों चीजों पे लगता है, इनकम पे, किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी भी सर्विस या एक्टिविटी पे। मैंने आपको बताया था गुड्स और सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए अपने पास जो टैक्स है वो जीएसटी है, जिसके अंदर टैक्सेबिलिटी अराइज होती है सप्लाई पे। मतलब अभी आप कुछ भी चीज की सप्लाई करते हैं तो जीएसटी लगता है। सप्लाई मतलब गुड्स का बेचना और सर्विसेज का प्रोवाइड करना, दोनों ही चीजें जो है वो सप्लाई के अंदर आती है। जहाँ पे इनकम की बात है, तो इनकम जहाँ पे आपकी इनकम टैक्सेबल होती है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है, पहले वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, बहुत सारे टैक्स ऐसे हुआ करते थे, अब सिर्फ इनकम टैक्स है। फिर हमने ये देखा कि ये गवर्नमेंट हमारे ऊपर इम्पोज करती है, लेवाई करती है। ठीक है, और ये दो तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बताया था एक ऐसा टैक्स जो कि हमारी इनकम के ऊपर लगता है, ये प्रोग्रेसिव नेचर में होता है और इसका बर्डन ट्रांसफर नहीं किया जाता। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको ऐसा बताया था, ये रिग्रेसिव नेचर का होता है, इसका बर्डन ट्रांसफर किया जा सकता है और ये सप्लाई के ऊपर लगता है। सप्लाई किसकी,
गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर, है ना। देखिए, डायरेक्ट टैक्स के अंदर तीन मैंने बातें बताई थी, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी मैंने आपको तीन बातें बताई थी। ठीक है, इनकम के ऊपर लगाया जाता है डायरेक्ट टैक्स, जितना आप कमाएंगे उतना टैक्स देना पड़ेगा। प्रोग्रेसिव होता है, मतलब जितना इनकम ऊपर जाएगा उतना ही इनकम टैक्स बढ़ेगा। तीसरा चीज, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, मतलब अंबानी की इनकम के ऊपर अंबानी का बेटा टैक्स नहीं दे सकता, सिर्फ वही दे सकता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाएं तो ये सप्लाई के ऊपर लगता है। सप्लाई का मतलब आपको अभी से समझ के चल रहा है, क्योंकि आपके पास एक और सब्जेक्ट भी है जीएसटी नाम का या इनडायरेक्ट टैक्स नाम का, जिसके अंदर आपको ये चीजें पढ़नी है। ये एक सब्जेक्ट में आपको एक चैप्टर मिलेगा, सप्लाई, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 में आप सप्लाई की मीनिंग सीखेंगे, बट अभी के लिए समझिए कि सप्लाई दो चीजों से मिलकर बनती है, गुड्स की सेल से और सर्विसेज की प्रोवाइड करने से। ठीक है, इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो एक शब्द बनता है जिसे बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, ये रेग्रेसिव होता है, मतलब कोई कितना भी कमाता है जीएसटी उतना ही देना पड़ेगा। मैंने इसमें आपको एग्जांपल दिया था कि अगर 100 रुपए की वॉच मान लीजिए मैं खरीदता हूँ और 100 रुपए की वॉच आप खरीदते हैं, तो मेरी इनकम चाहे 1 करोड़ हो, इसका 18% ही जीएसटी मैं भी दूंगा, 18% ही आप भी देंगे, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे एग्जाम्पल से, याद कीजिए, पेन ड्राइव वाले एग्जाम्पल समझाया था कि जब अभी आप कोई चीज आर्टिकल परचेज करते हैं, ठीक है, जब भी आप कोई आर्टिकल परचेज करते हैं, मैंने आपको समझाया क्या था इसमें, कि जब भी आप कोई आर्टिकल परचेज करते हैं उस आर्टिकल के ऊपर आप जीएसटी पे करते हैं। व्हेन यू परचेज यू पे। और उसी आर्टिकल को जब आगे आप सेल करते हैं, ठीक है, तो आप कलेक्ट करते हैं, पे व्हाट, टैक्सेस। ठीक है, और कलेक्ट व्हाट, टैक्सेस। मतलब आपने 100 रुपए की चीज, एक और एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल से फटाफट समझ के आगे बढ़े। अगर आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है, तो उसके ऊपर आप 18% जीएसटी देंगे। जब आप उसको खरीद रहे हैं तो आप 118 रुपए देंगे। ठीक है, जब आप उसी सेम चीज को बेच रहे हैं, मान लीजिए आपने उसे 200 रुपए की बेची अपना मार्जिन लगा के, उसके ऊपर आप 18% टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो आप 18% जो इसका टैक्स होगा वो कलेक्ट करेंगे, 26। ठीक है, तो आपका 226 रुपये आप यहाँ पे जो है कलेक्ट करेंगे। क्या यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझे बताइए। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सर, ठीक है। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि जो आपने 18 रुपए दे दिए हैं यहाँ पे टैक्स के, ये 18 रुपए जो आपने यहाँ पे दिए हैं, तो जब आप ये 226 रुपए किसी से कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस कलेक्शन में से 200 रुपए तो आपके पूरे पूरे हैं, और बाकी के बचे 26 रुपए दो पार्ट्स में बांटिए। 18 रुपए वापस से अपनी जेब में रखिए और 18 रुपए सरकार को दीजिए। तो ये सरकार को आपने जो 18 रुपए दिए हैं और 18 रुपए जो अपनी जेब में रखे हैं, इसी को बोलते हैं शिफ्ट ऑफ बर्डन। ठीक है, ये बर्डन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। यहाँ तक की सारी बातें ही क्लियर होंगी, क्योंकि हम लोग ये लास्ट क्लास में ही कर चुके थे। ठीक है, चलो। अब टैक्सेस क्यों चार्ज होते हैं ये मैंने आपको बताया था, कि किसी भी कंट्री को रन करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट होती है, और उस गवर्नमेंट को रन करने के लिए किसी भी कंट्री को दो चीजों की जरूरत होती है, एक पावर और एक रिसोर्सेज, है ना। पावर कौन देता है उसको, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और रिसोर्सेज कौन देता है उसको, सिटीजन्स देते हैं। सिटीजन्स मतलब टैक्स पेयर्स, बेसिकली टैक्स पेयर्स, है ना। तो टैक्स पेयर से जो उसको पैसा मिलता है वो उन्हीं रिसोर्सेज से रन करता है कंट्री को, और कॉन्स्टिट्यूशन उसे ये पावर देता है कि वो सिटीजन से रिसोर्सेज कलेक्ट कर सके। ठीक है, इसके बाद यही है, बाय आर्टिकल नंबर 246। देखो, हवा हवा में बातें नहीं करेंगे, मैंने आपको बोल दिया भाई सरकार को पावर मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन कैसे देता है ये भी समझ लो। आर्टिकल नंबर 246, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो लेवी कर सकती है टैक्स और कलेक्ट कर सकती है। और आर्टिकल नंबर 247 का 7 शेड्यूल हमें तीन टेबल देता है। तीन टेबल में यूनियन है, स्टेट है और कॉन्करेंट है। यूनियन मतलब पहली टेबल, जिसके अंदर बताते हैं कि ऐसी चीजें जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकार रखती है कानून बनाने का। फिर स्टेट लिस्ट में जिसपे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाने का अधिकार रखती है, और कॉन्करेंट में दोनों रखते हैं। ठीक है, इसी में ही एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट की, मतलब इस लिस्ट की 82 एंट्री में, एंट्री नंबर 82 में जो है हमारे पास में यूनियन लिस्ट की 80 नंबर 2 एंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो चार्ज कर सकती है टैक्स सारी इनकम के ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के सिर्फ। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि सर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स भारत में नहीं लगेगा क्या। आंसर इज नो, टैक्स भारत में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर नहीं लगाया जाता। दूसरा क्वेश्चन,
क्या सर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाया ही नहीं जा सकता? आंसर इज यस, लगाया जा सकता है। इसी को बताते हैं एंट्री नंबर 46 में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इस लिस्ट की एंट्री नंबर 46 में स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं। बट क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एम्पेल्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है, अब इनकम टैक्स लॉ सोर्सेस। अब इससे पहले ना एक चीज समझ लो, अभी भी बहुत बच्चों के डाउट था लास्ट क्लास से भी, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ पहले। ठीक है, एक चीज जो मुझे समझानी है आपको, वो बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है सर, बहुत ध्यान से समझना। देखो, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, समझना। एक टर्म होती है इनकम टैक्स एक्ट, और एक टर्म होती है वर्सेस इनकम टैक्स लॉ। ये दो टर्म्स होती हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है कि इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है? आज के सेशन में हम लोग यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। ये बेसिक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चों का डाउट आया तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट कब पढ़ना है हमको कि इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है। ये दोनों में से एक चीज आपको बता रही है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है और इनकम टैक्स लॉ नहीं पढ़ना रहेगा शायद। फिर कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर एक्ट जो होता है ना, वो पार्लियामेंट से पास होता है, इसलिए उसको पढ़ना है। तो क्या लॉ कहाँ से पास होता है? बहुत बच्चों को ये तो पता ही नहीं रहता। बहुत बच्चों के मेरे पास आंसर ऐसे आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं सर एक्ट क्योंकि पार्लियामेंट से पास होता है उसी को पढ़ना है, लॉ को नहीं पढ़ना। तो आंसर इज कि हम लोगों को इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है। इनकम टैक्स लॉ का एक हिस्सा है इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, मैं समझाता हूँ किस तरह। देखो, इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है हमको और उसके सोर्सेज नीचे दिए हुए हैं। सोर्सेज क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर एंड कोर्ट जजमेंट। इन सबको मिला के इनकम टैक्स लॉ बनता है और इस लॉ का एक पार्ट है सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट। अब देखो चक्कर क्या है ना कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो है वो हमें प्रोविजंस बताई गई है। ठीक है, लेकिन उस प्रोविजन की कैलकुलेशन, उस प्रोविजन की एप्लीकेशन हमको रूल्स में बताई गई। मैं आपको समझाता हूँ, देखो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आप समझना, आगे जाके आपको पढ़ने को मिलेगा। एक चीज होती है हाउस रेंट अलाउंस, जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं एम्प्लॉयर द्वारा। ठीक है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी। ये एक ऐसा बेनिफिट होता है जिसके अंदर अगर कोई एम्प्लॉय किराए के ऊपर रहता है, ठीक है, तो उसको एम्प्लॉयर पैसे देता है वहां रहने के लिए। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 25,000 रुपये पर मंथ दिया है रूम लेके रहने के लिए, रेंट अलाउंस जिसे बोलते हैं, तो इसकी टैक्सेबिलिटी इनकम टैक्स में क्या होगी, ये है। ठीक है, अब इनकम टैक्स एक्ट ये बताता है कि ये 25,000 रुपये जो है वो टैक्सेबल होंगे, वो टैक्सेबल होंगे। ये कौन बताता है? इनकम टैक्स एक्ट बताता है। अब ये 25,000 रुपये किस तरह टैक्सेबल होंगे, या इनमें से कितने रुपए की छूट मिलेगी, इनमें से कितने रुपए की डिडक्शन मिलेगी या एग्जाम्पशन मिलेगी, ये बताता है इनकम टैक्स रूल। ठीक है, वहां पे आप देखेंगे रूल 3A है। ठीक है, वहां पे आप देखेंगे। समझ में आया? तो रूल हमें कंप्यूटेशन करने के तरीकों को बताएगा और भी बहुत सारी बातें बताएगा। तो बेसिकली इनकम टैक्स रूल क्या होते हैं? एक तरीके से सप्लीमेंट्री इनकम टैक्स एक्ट के साथ में, मतलब इसके साथ में ये दोनों मिला के ही हम लोगों को यूज करने हैं। इसके बाद फाइनेंस एक्ट है। फाइनेंस एक्ट बेसिकली यूज किस लिए होता है? अमेंडमेंट के लिए। देखो हर साल कुछ ना कुछ चीजें जो है वो चेंज हो जाती है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। वो किससे होती है? फाइनेंस एक्ट से होती है। तो हर फाइनेंस एक्ट हर साल आता है 1 फरवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को आता है हर साल, और इसके अंदर ना इनकम टैक्स के रेट होते हैं, बेसिकली रेट्स होते हैं, डिडक्शंस के बारे में जानकारी होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए फाइनेंस एक्ट जो एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट जो एप्लीकेबल है वो पिछले साल वाला एप्लीकेबल है। ठीक है, तो 2022 एप्लीकेबल है।
फाइनेंस एक्ट 2023 जो अभी आया है वो अगले अटेम्प्ट के लिए, मतलब मई 2024 के लिए एप्लीकेबल होगा। मई या जून 2024 के लिए एप्लीकेबल होगा, अभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, ये मैंने आपको समझाया था कि सीबीडीटी कुछ कुछ नोटिफिकेशंस देता है। ठीक है, सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विच इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, मतलब जो इंडिया में डायरेक्ट टैक्स हैं जितने भी तरीके के, उन सबको एडमिन का जो काम है वो कौन करता है, सीबीडीटी। तो नोटिफिकेशन देके, सर्कुलर देके हमें बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई करता है। इसका एक एग्जांपल समझना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो कोई चीज है कि उन्होंने बोला, अभी जैसे आया गेमिंग इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री, उन्होंने बोला गेमिंग इंडस्ट्री है। अब गेमिंग इंडस्ट्री की जो भी कलेक्शन है, उन्होंने बोला उसके ऊपर अब टैक्स लगेगा 30% के हिसाब से। आपने होपफुली ये न्यूज़ सुनी होगी, फाइनेंस एक्ट 2023 में डाला गया है, फाइनेंस एक्ट 2023 में डाला गया है, जो बिल आया था फाइनेंस बिल। ठीक है, इसमें बताया 30% से टैक्सेबल होगा। अब ये जो 30% से टैक्सेबल होगा, अब इसमें ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो मिस्टर एक्स है, उन्होंने गेम से 50,000 रुपए की अर्निंग करी, इसमें से 5,000 रुपए उसने एक एजेंट को दिए, जिसने उसको उस गेम की, मान लो कंपटीशन में, गेम कंपटीशन में एंट्री दिलवाई थी, तो ये एजेंट कमीशन हो गई। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि जो टैक्स है वो 50,000 पे लगेगा या 45,000 के ऊपर लगेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको क्लैरिफाई करने के लिए ही, इसको ही बताने के लिए नोटिफिकेशंस या सर्कुलर निकाले जाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि 50,000 या 45,000 दोनों में से किसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, इसके बाद कोर्ट जजमेंट, अगर कोर्ट कुछ जजमेंट देता है किसी भी चीज के अंदर, तो हम लोग उसको भी एज अ कंसिडर करते हैं इनकम टैक्स लॉ का सोर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसे मानो एक्ट में कुछ बात लिखी है, ठीक है, जैसे उसमें लिखी हुई है किसी की वाइफ के बारे में कि भाई वो वाइफ है। अब वाइफ का मतलब क्या है, और वाइफ में कौन कौन आएगा? ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई, बट समझो, वाइफ के अंदर क्या ऐसी वाइफ भी आएगी जिसके ऊपर अभी डाइवोर्स का केस चल रहा है? मान लो मिस्टर एक्स है और उनकी वाइफ है मिसेस वाई या मिसेस एक्स। ठीक है, अब क्या है, यहाँ मान लो इन्होंने डाइवोर्स का केस फाइल कर रखा है, जो कि प्रोसेस में है। अब प्रोसेस में होने की वजह से 3 महीने का पीरियड इन दोनों को मिला है, जिसमें इन दोनों को साथ रहना है, बस अभी डाइवोर्स फाइनल नहीं हुआ। तो क्या वाइफ की डेफिनेशन में इस वाली वाइफ को भी कंसिडर किया जाएगा या नहीं? तो ये तो बहुत नॉर्मल से इशू मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे और भी इशू बड़े बड़े होते हैं जिसके ऊपर कोर्ट अपनी जजमेंट बताता है कि इस मामले में क्या होना चाहिए, तो हम लोग उसी को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आज का सेशन यहाँ से शुरू होने वाला है, होपफुली जो हमने कल तक किया था वो आपको एकदम सब चीजें समझ में आ गई। अब आज के सेशन से हम लोग शुरू करेंगे बेसिक डेफिनेशन से। ठीक है, अब देखो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अभी तक हमने ये देखा कि इनकम टैक्स मतलब टैक्स वाला पोर्शन क्या होता है, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा इनकम के ऊपर बढ़ते हैं कि इनकम आखिर क्या होती है, इनकम के ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाता है, इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इनकम के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो किस सेक्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले आप उस सेक्शन में आ जाएंगे। आपको एक बात और याद रखनी है, जब भी आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर ये भी लॉ है, तो इसके अंदर भी क्या मिलेंगे आपको, सेक्शंस भी मिलेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना, सेक्शन मिलेंगे, ये लॉ की तरह ही है, इसके अंदर भी सेक्शन मिलेंगे। तो हमें कौन सा सेक्शन ये बताता है कि इनकम टैक्स कैसे चार्ज होगा, तो बेसिक या बेसिस प्रिंसिपल फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स सेक्शन नंबर 4 बोलता है। सेक्शन नंबर 4 किसका, ये बात याद रखना, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये मैंने आपको पढ़ाया ना 1961, तो 1961 ही है, इसमें जितने सेक्शन हैं वो 1961 के ही हैं। ये बात याद रखनी है आपको कि जितने सेक्शन है वो 1961 के ही हैं। तो अब इसके अंदर क्या चीज लिखी है ये आप समझना पहले, कि इनकम of the previous year of a person is charged to tax in immediately following assessment year at such rate as provided under finance act from time to time। इस शब्द का मतलब बहुत बड़ा है, इस लाइन का मतलब बहुत बड़ा है। अब इसमें ना एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला इसमें इनकम है, फिर प्रीवियस ईयर है, फिर पर्सन है,
फिर असेसमेंट ईयर है, फिर रेट है। ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5 डेफिनेशन है। इसके अलावा हमारे पास एक डेफिनेशन और आएगी असेसमेंट ईयर की, जो पर्सन से ही रिलेटेड है। तो आपको 6 डेफिनेशन टोटल पढ़नी है बेसिक डेफिनेशन के अंदर। अब ये सेंटेंस दोबारा से रीड करते हैं एक बार। देखो क्या लिखा है सेंटेंस में। सेक्शन नंबर 4 ये बोलता है, फटाफट समझेंगे, कि किसी भी इंसान की इनकम, प्रीवियस ईयर की इनकम किसी भी पर्सन की टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर में उन रेट्स के ऊपर जो बताए गए हैं। 5 बातें दोबारा से पढ़ेंगे एक बार। इनकम जो प्रीवियस ईयर में कमाई गई है एक पर्सन के द्वारा, वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी उन रेट्स के ऊपर जो बताए गए हैं। अब इसमें हमें 5 चीजें समझनी भी है, कि सबसे पहले इनकम होती क्या है, सेकेंड चीज प्रीवियस ईयर क्या होता है, थर्ड चीज पर्सन क्या होता है, फोर्थ चीज असेसमेंट ईयर क्या होता है, और फिफ्थ चीज वो रेट क्या है जो बताए गए हैं जिसके ऊपर ये टैक्सेबल होंगी चीजें। ठीक है। अब ये बात समझ में आई। फटाफट पांचों चीजें एक बार और बोलते हैं, फिर एक एक करके हर चीज को देखते हैं। सबसे पहला, इनकम जो टैक्सेबल होगी प्रीवियस ईयर की एक पर्सन की असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी और उन रेट्स के ऊपर होगी जो बताए गए हैं। तो 5 चीजें यही हो गई हमारे पास में। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम क्या है। तो इनकम जो है, इनकम टैक्स के अंदर इनकम को 5 भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 5 हेड्स में बांटा गया है। इसको क्या बोलते हैं? 5 हेड्स। इनकम को कैसे बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम को 5 भागों में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और ये सिलेबस का अराउंड 60% पोर्शन है आपके। अराउंड 60% पोर्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, 5 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है। अब 5 हेड होते हैं इनकम के। 5 कितने? 5 हेड होते हैं, ये बताता है हमें सेक्शन नंबर 14। सेक्शन याद करने की तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, बट आपको खुद ही याद हो जाएगी, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। सेक्शन नंबर 4 हमने पढ़ा, जो ये बताता है कि टैक्स कैसे कंप्यूट होगा। ठीक है। बेसिक फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स, ये बेसिस है, ये बेसिस है। मतलब एक चार्जिंग सेक्शन है। जब भी हम कोई चीज पढ़ेंगे तो उस चीज का एक चार्जिंग सेक्शन होगा, जो उस एक्ट को पावर देता है कि आप टैक्स चार्ज कर सके। तो ये चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4। ये हमें बताता है कि इनकम प्रीवियस ईयर में कमाई गई किसी भी पर्सन के द्वारा असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी उन रेट्स के ऊपर जो बताए गए हैं। ठीक है। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि इनकम क्या होती है। तो हमने ये देखा कि इनकम को 5 भागों में बांटा गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला पार्ट जिसको हम बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम, जिसमें से पहला हेड, ये पहला भाग है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज। मतलब आप जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, उसको आपको 5 हिस्सों में बांट देना है। कितने हिस्सों में बांट देना है? 5 हिस्सों में बांट देना है। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे आपने 10 लाख रुपए कमाए, कितना कमाए? 10 लाख। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप इसको 5 हिस्सों में बांट के बताओगे हमें। तो आप जो सरकार को बताओगे, यार मैंने 10 लाख रुपए कमाए हैं, 10 लाख रुपए कमाए हैं, तो आप इसको कैसे बताओगे? ऐसे बताओगे कि मैंने 5 हेड में कमाए हैं ये। पहले वो पूछेंगे इन 10 लाख में से आपकी जो इनकम है वो सैलरी से रिलेटेड कितनी है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कितनी है। फिर वो पूछेंगे पीजीपीपी से रिलेटेड कितनी है, पूछेंगे कैपिटल गेन कितना है इसके अंदर। फिर वो पूछेंगे इसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना है, फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना है। ये 5 चीजें वो आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है। कौन पूछने वाले हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो आप सभी को पता है कि जितना भी आप अर्न करते हैं, वॉट एवर यू अर्न, यू हैव टू टेल टू गवर्नमेंट कि भाई मैंने इतना कमाया है। ये कैसे बताते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जिसको इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। आपने ये शब्द सुना भी होगा, आईटीआर बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। तो आप ये कैसे बताते हो सरकार को, किस जरिए से बताते हो? इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए से बताते हो। उस इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप अपनी कमाई को 5 हिस्सों में तोड़ते हो। अच्छा। अब एक बच्चे का क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर मेरी कमाई जो 10 लाख रुपए है उसमें से सैलरी का हिस्सा कुछ भी नहीं है, तो क्या मुझे फिर भी तोड़ना जरूरी है? आंसर इज नो। जिस जिस हेड से आपकी इनकम है, बस आपको उतने ही हेड में उसे तोड़ना है। समझ में आया आपको? उतने ही हेड में तोड़ना है। अच्छा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इनकम जो है वो किस हेड में टैक्सेबल है। अब सर ये कैसे देखेंगे? अब ये सब ना आपके चैप्टर है, ये चैप्टर है सारे, ये चैप्टर नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है।
ये सारे चैप्टर हैं अलग अलग, पूरे पूरे चैप्टर हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 में जाने के लिए क्या कंडीशंस हैं, हर चैप्टर में जाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। कुछ क्या है कंडीशन है, मतलब आप अपने मन से नहीं बोल सकते कि यार मैंने 1,000 रुपये कमाए ना वो सैलरी में जाएंगे, नहीं। ये इनकम टैक्स एक्ट आपको बता रहा है चीख चीख के कि भाई ये कंडीशंस हैं, अगर आप ये फुलफिल कर जाते हो तो आप उसको सैलरी में टैक्सेबल करेंगे, वरना आप उसको हाउस प्रॉपर्टी में करेंगे, वरना पीजीपीपी में करेंगे, वरना कैपिटल गेन में करेंगे, वरना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में करेंगे। अब एक बच्चे का क्वेश्चन और आया, सर ये कंडीशन आके रखी ही क्यों गई है। एक तो मैं अपनी कमाई बता रहा हूँ कि मेरी कमाई 10 लाख रुपए है, ठीक है, मैंने बता दी, चलो आपने पूछा मैंने बता दिया। उसके बाद आपने ये बोला कि आप इनकम को 5 हेड में तोड़ दो, मैंने तोड़ भी दिया। उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि ये तोड़ने का जो प्रोसेस है वो भी मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, वो भी आप मुझे बताओगे। तो ये कोई से भी हेड में टैक्सेबल हो, टैक्स तो मैं दूंगा ही ना उसके ऊपर। आंसर इज नो। बच्चे यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 1 है कि कोई से भी हेड में अगर टैक्सेबल होती है इनकम तो डज इट मेक एनी डिफरेंस, तो आंसर इज यस, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि सैलरी की जो कमाई होती है ना, सैलरीड एम्प्लॉय की जो कमाई होती है वो अलग तरीके से टैक्स होती है। ये आपको सेक्शन नंबर 16 से पढ़ाया जाएगा। सैलरी में जो कमाई होती है वो अलग तरीके से टैक्सेबल होती है, हाउस प्रॉपर्टी में जो टैक्सेबिलिटी होती है वो अलग तरीके से होती है। ये 24 में भी आपको पढ़ाया जाएगा कहीं ना कहीं, पीजीबीबी के तो बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। कैपिटल गेन का अलग तरीके से और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का अलग तरीके से। तो इसलिए ही यही रीजन है कि सभी के अलग अलग सेक्शन है, सबके अलग अलग बेनिफिट हैं। जैसे सैलरी वाले पर्सन को अलग बेनिफिट मिलते हैं, एक बिजनेस करने वाले इंसान को अलग बेनिफिट मिलते हैं। उसने कहा सर ठीक है अब समझ में आया। उसने मेरे से एक सवाल और पूछा, कहा कि अब मुझे ये और अगर पता चल जाए कि कौन से ऐड में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे सीखने के लिए हमें सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। बट मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ ओवरऑल, कि ओवरऑल कौन से हेड में क्या चीज टैक्सेबल होती है। सैलरी का तो आप समझ ही गए कि जो भी आप सैलरी कमाते हैं जॉब करके, जॉब करके मोटा मोटा समझ लो। अभी डिटेल में मैं आपको बाद में से समझाऊंगा, जब जब जो भी चैप्टर आएगा मैं उसमें सबसे पहले आपको यही कंडीशन समझाऊंगा कि इस चैप्टर में आपकी इनकम अगर आएगी तो वो क्या कंडीशन है जिसके बाद वो आ सकती है, ठीक है। पहला सैलरी है, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अगर आपकी कोई भी रेंट की इनकम है, रेंटल इनकम है, रेंट, जैसे आपके पास मकान है वो आपने किराए पे दे दिया किसी को, तो वो किराए पे मकान जो दिया है उससे आने वाले पैसे को बोलते हैं रेंट, ठीक है। उस रेंट वाली इनकम को आप दिखाओगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद इनकम अंडर हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब अगर आप कोई बिजनेस करते हो उससे आपको कोई फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉफिट हुआ है तो आप इधर आ जाओगे। अगर आपका कोई प्रोफेशन है, जैसे आप कल को प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन गए, आपने किसी कंपनी का ऑडिट किया, किसी की आईटीआर फाइल करी, तो आप एक प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस तो नहीं है लेकिन प्रोफेशन है, तो भी आप इसमें ही आओगे, ठीक है। समझ में आई दोनों चीजें, कि अगर आपका बिजनेस हो या आपका प्रोफेशन हो तो भी आप तीसरे हेड में आ जाओगे। कैपिटल गेन कब होता है, मोटा मोटा ये समझो आप, कैपिटल गेन जब होता है जब आप शेयर से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे आपने शेयर 100 रुपए का खरीदा फिर 150 का बेच दिया, तो जो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ ये कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। अच्छा, अब जो इन चारों हेड में इनकम नहीं आती आपकी, जो इन चारों हेड में नहीं आती वो 5वें में आती है। अब इन चारों में जो नहीं आती वो कौन सी इनकम बची, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपको बैंक से कोई इंटरेस्ट मिला है या एफडी के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला है या आपको कोई पेंशन का पैसा रिलीज होके मिला है तो वो अदर सोर्सेज में आएगा। तो आप मोटा मोटा ये समझो कि जो 4 में नहीं आया ऊपर वो 5वें में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया। तो फटाफट समझेंगे कि सेक्शन नंबर 4 जो हमारा था वो ये कहता है कि कोई भी इनकम प्रीवियस ईयर की इनकम किसी भी पर्सन के द्वारा कमाई गई टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर में उन रेट्स के ऊपर जो बताए गए हैं। फिर हमने ये सीखा कि इनकम क्या होती है, इनकम सेक्शन नंबर 14 में बताई गई है कि आपको अपनी इनकम को 5 हेड में तोड़ना है, जिसमें से पहला हेड अपने पास है इनकम अंडर हेड सैलरी। सैलरी में वो इनकम आएंगी जो आप जॉब करके सैलरी अर्न कर रहे हैं, वो इनकम इसके अंदर आएगी। अगर आपने कोई भी अपना मकान किराए पे उठाया हुआ है उससे आने वाला पैसा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। अगर आपका कोई बिजनेस है या आप कोई प्रोफेशनल है जैसे डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशनल है, उससे आने वाला पैसा आपका थर्ड हेड में आएगा। बिजनेस से आने वाला है पैसा भी आपका थर्ड ईयर में ही आएगा। फोर्थ हेड में क्या आएगा, अगर आप शेयर्स में डील करते हैं, बेचते खरीदते हैं, ट्रेडर हैं, उससे आने वाला पैसा कैपिटल गेन में आएगा। 5वें हेड में क्या आएगा जो ऊपर के चारों हेड में नहीं आया,
अच्छा, क्या इतना ही है? नहीं। इन सब चैप्टर को जब आप स्टडी करोगे तो इनके अंदर अपनी अलग-अलग कंडीशंस भी मेंशन है, जो मैं आपको आने वाले टाइम में सिखाऊँगा। अब इनकम कंपटीशन एट अ ग्लैंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपने सीखा कि इनकम होती क्या है, इनकम को 5 हिस्सों में तोड़ना है आपको, क्या करना है? 5 हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, लेकिन क्या यही इनकम होती है? नहीं। यहाँ पे जो इनकम लिखी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टैक्सेबल इनकम। क्या मतलब है? टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं ये सीखना है आपको। टैक्सेबल इनकम यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा है टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है? पहले तो आपने 5 हेड में तोड़ लिया अपनी इनकम को। पहला, सैलरी में तोड़ा, हाउस प्रॉपर्टी में तोड़ा, पीजीपीपी में तोड़ा, कैपिटल गेन में तोड़ा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तोड़ा। फिर आप जब इन सबको जोड़ दोगे ना पांचों हेड की इनकम को, तो जो इनकम निकल के आएगी इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा, अब ग्रॉस टोटल इनकम से पहले भी सर दो चीजें लिखी हैं, वो तो आपने कुछ बताया नहीं, इन दो के बारे में कुछ नहीं बताया। अब इन दो के बारे में समझो। आपने 5 हेड में तोड़ा इनकम को, उसके बाद एक प्रोविजन होती है क्लबिंग की और एक प्रोविजन होती है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की। इन दोनों की भी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। ठीक है, क्लबिंग मतलब क्या होता है? अगर आपका कोई माइनर बच्चा है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको कोई माइनर चाइल्ड है, माइनर है जो, ठीक है, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, तो उस माइनर चाइल्ड की इनकम कुछ केसेस के अंदर उसके मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक की इनकम में टैक्सेबल होती है। ठीक है, ये समझो। जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूँ ये एक एग्जांपल देके। अब एक एग्जांपल समझ लो, छोटा सा एग्जांपल है। जैसे मान लो रूमू है एक, रूमू ये छोटा बेबी है, ये एक इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर है। ये इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, जो भी है। तो ये कुछ भी है, ये अर्न करता है। लेकिन अब इसकी एज है भाई, आजकल के आपने देखा छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पर रील कैसे बनाते हैं, पैसे के लिए ही करते हैं सब ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ से इसको मान लो 1 लाख रुपए का पेमेंट आया है इंस्टाग्राम से। अब इसकी एज जो है वो 10 ईयर्स ही है बस, 10 ईयर्स है। और लड़का डालता है वीडियो एकदम जहर, आशिकी वाली, और लड़की ने धोखा दे के ऐसी वीडियोस डालता है और ऐसे ही बच्चे लाइक भी करते हैं, जिसकी वजह से इसे 1 लाख रुपए की पेमेंट आई। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग इसके हाथ में खुद दे के गया ये पैसे, कह रहा भाई तू रख ले इसे तू, लेकिन ऐसा रोने वाला कंटेंट मत बनाया कर, मेरे आंखों से आंसू आ गया, तेरे लॉस के लिए कंपनसेशन है ये, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ाया था ना, वही वाला कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखो, ये क्या है, 1 लाख रुपए की पेमेंट आ गई। अब आपके दिमाग में ये आएगा यार 10 साल का तो बच्चा है, ये तो 18 साल का भी नहीं है। जैसे अपने देश में बहुत चीजों के ऊपर 18+ होना जरूरी है, वो चीज के लिए तो सरकार कुछ नहीं बोलती, आजकल तो 18+ से कम के ही बच्चे वो चीजें कर रहे हैं। वैसे 18+ किसके, मैं मेरा कहने का मतलब वोट से था वैसे। ठीक है, आप जो समझ रहे हो वो भी है, लेकिन उसकी कोई एज तो होती नहीं है, आजकल तो बच्चे क्या ही बोल सकते हैं। तो मैं वोट की बात कर रहा था वैसे। तो वोटर आईडी कार्ड बनने के लिए आपको सरकार अडल्ट एक समझदार एक सयाना बालक जब मानती है, जब आपकी एज 18 साल हो जाए। सयाना बालक मतलब एक अच्छा इंसान बनने योग्य आपको 18 साल के बाद ही माना जाता है। तो क्या टैक्स भी उसी के बाद लिया जाएगा? आंसर इज नो, देर इज नो एज लिमिट इन टैक्सेशन रिजाइम और टैक्सेशन सिस्टम। अब 10 साल का ये बंदा है, बस 10 साल का बंदा है, उसको 1 लाख रुपए की पेमेंट मिली है। ठीक है, अब इसके दो मम्मी पापा है, दो ही होते हैं ना सबके, मिस्टर एक्स मिसिस एक्स। ठीक है, अब ये दोनों ना आईटीआर भरते हैं। मान लो मिस्टर एक्स की जो इनकम है वो 10 करोड़ रुपए है, और मिसिस एक्स की इनकम 20 करोड़ रुपए है। ये दोनों भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। आपने देखा ना, पूरा पूरा परिवार यही काम कर रहा है आजकल तो अब बहुत केसेस में ऐसा होता है, सरकार की प्रोविजन के हिसाब से, इसको हम लोग बोलते हैं क्लबिंग। क्लबिंग मतलब जोड़ना, क्लब कर देना, जोड़ देना। तो ऐसा कब होता है? ये जब होता है जब बच्ची की इनकम, मैं बस एक केस बता रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, डिटेल में प्रोविजन अलग है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मोटा मोटी बात बता रहा हूँ। ठीक है, जब ये मत बोलना सर आपने तो उस चैप्टर में तो सर ऐसे ही बता दिया था, क्लबिंग में तो सर आपने 4 लेक्चर ले लिए अभी, छोटी सी बात में 4 लेक्चर लेते क्या? नहीं, 4 ही लेक्चर हो गए इसके ऊपर, बाद में होंगे। तो ये 1 लाख रुपए की इनकम इसमें या इसमें जोड़ दी जाएगी। तो जब ये अपनी आईटीआर भरने से पहले अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे एज पर सेक्शन नंबर 14, 5 हेड में बांटने के बाद ये प्लस करेंगे क्लबिंग।
इनकी अपनी इनकम 10 करोड़ है मान लो, इसमें जोड़ रहा है मिस्टर एक्स की इनकम में जोड़ रहा है, तो उसकी अपनी इनकम 10 करोड़ है प्लस लिखेगा 1 लाख रुपए ये अपने बच्ची की इनकम भी वो क्लब करेगा। ठीक है, ये समझ में आई पूरी बात? ठीक है, अब इसके साथ साथ एक चीज और समझ लो, जो कि है रिलेशन इन विद रिलेशन इन सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब देखो, ये चीज भी जो थी मैं समझा रहा हूँ सब ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, डिटेल में मैं बहुत पढ़ाने वाला हूँ, डिटेल है बहुत इनकम टैक्स, ठीक है, बहुत वाइड है। अब देखो, सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड दो शब्द है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये दो अलग अलग शब्द है, इनको मिक्स मत करना, ठीक है, साथ में ही बोले जाते हैं बट अलग अलग। सेट ऑफ मतलब क्या, मान लो आपने जब पिछले साल आईटीआर भरी तो उसके अंदर आपका जो लॉस था वो 2 लाख रुपए था, ठीक है। अब ये 2000 मान लो आपने भरी 2022 में, 23 चल रहा है, ठीक है। तो आपने जब 2023 के लिए आईटीआर भरी तो आपकी इनकम उसके अंदर हो गई मान लो 2 लाख रुपए इनकम आई, अभी पॉजिटिव आया, पहले लॉस आया था, तो अभी क्या आई है, इनकम आई है। तो जब अभी आप इस साल की आईटीआर भरोगे तो आप उसमें दिखाओगे ऐसे कि 2 लाख रुपए मेरी इनकम है इस साल की, 5 में तोड़ा, क्लबिंग जोड़ी, ठीक है, क्लबिंग जोड़ने के बाद आप इसमें आ जाओगे 2 लाख रुपए पे, उसमें से आप दिखाओगे माइनस 2 लाख रुपए, ये किस नाम से दिखाओगे, सेट ऑफ। तो आपकी इनकम इस साल की कितनी हो गई, 0। इस इनकम को क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम। ये बात आपको याद रखनी है, सेक्शन नंबर 4 में जिस इनकम की बात करी जा रही है वो टैक्सेबल इनकम है। कौन सी इनकम है, टैक्सेबल इनकम है। तो आपने क्या सीखा अभी तक कि सबसे पहले इनकम को 5 हेड में तोड़ो, उसमें क्लबिंग ऐड करो, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड को एडजस्ट करो, जिसमें से सेटअप आप समझ चुके हो, ठीक है। अगर मानो आपने इनकम कमाई होती 2 लाख रुपए ही, लेकिन आपका लॉस 3 लाख रुपए होता, तो आप कहते यार इस साल मैंने कमाया 2 लाख, मेरे को लॉस माइनस करना तो 3 लाख, और ऐसा करो मोदी जी, 1 लाख रुपए मेरे को वापस करो, क्योंकि भाई यही बन रहा है ना, इस साल का 2 लाख रुपए मेरी इनकम है, पिछले साल में 3 लाख रुपए का लॉस रहा, तो 1 लाख रुपए नेगेटिव आया, 1 लाख नेगेटिव ही आएगा ना, मोदी जी वो 1 लाख रुपए दे देते। मोदी जी ने बुलाया आपको इधर आओ और अमित शाह के पास भेज दिया, और योगी को फोन करके बोल दिया इसका घर तोड़ो पहले, ऐसा थोड़ी ना होता है। इनकम टैक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका नेगेटिव होने का कोई भी केस नहीं है, ठीक है। तो अगर सर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम लोग ये 3 लाख रुपए का जो हमें लॉस हुआ पिछले साल उसका बेनिफिट कैसे ले। तो भाई आप ऐसा करो, आप 2 लाख रुपए ही घटा सकते हो मैक्सिमम, फिर आपका टैक्स जो इस साल हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर सर एक चीज बताओ, वो 1 लाख रुपए जो बच गए, 3 लाख में से आपने 3 लाख में से 2 लाख तो घटा दिया, और 1 लाख रुपए जो बच गया उसका क्या करेंगे। तो इसी 1 लाख को आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि आप इस वाले 1 लाख को अब अगले साल ले जाओगे, ठीक है, आप क्या करोगे, अगले साल ले जाओगे। तो जब आप 2024 की आईटीआर भरोगे तो उसमें जितनी भी इनकम होगी आपकी, उसमें से आप ये 1 लाख रुपए घटा देना। तो आपको क्या समझ में आया कि हमारा जो लॉस है वो उतना ही सेटअप हो सकता है जितनी हमारी इनकम है, उससे ज्यादा बचा हुआ लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की एडजस्टमेंट को करने के बाद फटाफट समझेंगे इन सेक्शन नंबर 4 में क्या बताया, इनकम को आपको 5 टुकड़ों में बांटना है, 14 में आ गए फिर, ठीक है। 4 ने तो बताया था कि इनकम प्रीवियस ईयर की किसी भी पर्सन के द्वारा कमाई गई असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी उन रेट्स के ऊपर जो बताए गए हैं। अब इनकम के ऊपर आ गए तो इनकम का सेक्शन नंबर 14 था जिसने बताया 5 हेड में तोड़ो, 5 हेड में इनकम को तोड़ लिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तोड़ लिया, उसके बाद उसमें क्लबिंग जोड़ा जो मैंने बताया, सेट ऑफ और कॉरी फॉरवर्ड दोनों में से कोई भी एक या दोनों को हमने एडजस्ट किया, उसके बाद जिस रिजल्ट पे हम आए वो आया ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आया, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जीटीआई, शॉर्ट में मैं बोलूंगा आपसे जीटीआई, आपको भी जीटीआई बोलना है, शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है, जैसे इसकी पीजीबीपी होती है, ठीक है, मैंने ही गलत लिख दी देख लो, पीजीबीपी। बहुत सारे बच्चे पबजी खेलते हैं, आप पीजीपीपी खेलेंगे उससे, ठीक है जी। चलो अब ये देखो, सेटअप ऑफ कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है मैंने समझा दिया। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, और जो यहाँ पे इनकम आपको बताई गई है ना ये वाली इनकम, इसका मतलब टैक्सेबल इनकम होता है। तो हमको सबसे पहले जीटीआई निकालनी है। जीटीआई कैसे निकालेंगे, फटाफट से एक बार रिकॉल कर लो, सैलरी की इनकम जोड़ो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जोड़ो, पीजीबीपी की इनकम जोड़ो, कैपिटल की इनकम जोड़ो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जोड़ो, इसके बाद क्लबिंग ऐड करो, उसके अंदर सेट ऑफ घटाओ,
ठीक है, कैरी फॉरवर्ड को आगे बढ़ाओ, उसके बाद जो आएगा वो होगा ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर, सेक्शन नहीं है ये, चैप्टर 6A है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर दे रखे हैं, ठीक है। वैसे सेक्शन में हम बताएं तो 80C से 80U तक है। 80C से 80U तक की जितनी डिडक्शन है वो आप घटाएंगे, ठीक है। डिडक्शन क्या होती है सर ये तो बता दो। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार आपको जीटीआई समझ में आ गई, जीटीआई आने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम आपको एक बार समझ में आ गई। तो ग्रॉस टोटल इनकम 5 हेड की इनकम प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, इक्वल टू जीटीआई। ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई। अब जीटीआई में से भी आपको डिडक्शन माइनस करना है। डिडक्शन 80C से 80U है वैसे सेक्शन, लेकिन आप चैप्टर 6A याद रखो। अभी चैप्टर 6A भी याद रखना जरूरी है। इसको घटाने के बाद जो आएगा वो होगा टैक्सेबल इनकम। लेकिन सर ये जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 6A ये क्या होती है? तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, आपने सुना होगा कि टैक्स भरते टाइम एलआईसी में जमा किया हुआ पैसे का बेनिफिट मिलता है। हाँ मिलता है, वो यही मिलता है। देखो कैसे, आपकी मान लो 1 लाख रुपए इनकम आई, उसमें से आपने क्लबिंग जोड़ा 10,000 रुपए, सेटअप घटाया 5,000 रुपए, तो आपका यहाँ पे 1 10 और 5 1,05,000 रुपए का टोटल इनकम आ गया, जिसको हम बोलेंगे जीटीआई। इतना क्लियर है? अब इस जीटीआई में से आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या आपने कोई एलआईसी लिया है क्या? आपने बोला हाँ हाँ मैंने एक पॉलिसी लिया था, 10,000 रुपये महीना उसका प्रीमियम देता था हमें, सॉरी 10,000 रुपये साल का प्रीमियम देता था हमें, ठीक है, वो मैंने लिया है। तो मैंने 10,000 रुपये यहाँ पे उसके क्या कर दिए, माइनस कर दिए। इसके बाद जो मेरे पास आया 95, ये मेरा टैक्सेबल इनकम है। क्या सर खाली एलआईसी का ही बेनिफिट मिलता है? नहीं, चैप्टर 6A बहुत बड़ा है, आप देख ही रहे हो। सेक्शन 80C से लेके 80U तक है। कितने सेक्शन हो गए देख लो। CAD, और ये भी नहीं है, CCC, ठीक है, और CC, CCA, CCB, CCD, 80D, 80DC, ऐसे बहुत सारे सेक्शन है, ठीक है। इसमें से कुछ सेक्शन ऐसे भी है जो अब कट गए हैं, बट बहुत सारे सेक्शन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एलआईसी बस उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आया? तो आपको ये अभी अभी के लिए क्या समझ में आना चाहिए कि हम लोग इनकम कैसे निकालते हैं। इनकम निकालने के लिए हमारे पास 5 हेड की इनकम होना, टुकड़े होना जरूरी है, जिसको मतलब इनकम को हम 5 टुकड़ों में तोड़ेंगे। वो टुकड़े कौन कौन से होंगे फटाफट देख लो। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें क्लबिंग जोड़ेंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड माइनस करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जीटीआई आएगी। जीटीआई में से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से घटाएंगे तो हमारी टोटल इनकम आएगी, ठीक है। अभी हमने इनकम टैक्स, दो हिस्से होते का इनकम पढ़ा है मोटा मोटा कि इनकम कैसे निकलेगी। तो इनकम कंपटीशन है ये। इनकम निकालने का मैंने आपको तरीका बताया कि इनकम कैसे निकालते हैं, ये तरीके हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि सैलरी में इनकम डिटेल में कैसे निकालते हैं। अच्छा, तो सैलरी में इनकम निकालने के लिए आपको अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है, पेपर में फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल दे रखी होती है। तो उसमें आपको एक एक करके हर ऐड से इनकम निकालना पड़ता है। तरीका यही है। तरीका क्या है? यही है तरीका। तो तरीका मैंने आपको समझाया कि क्या है, यही तरीका है कि सबसे पहले आपकी जो भी इनकम है उसको 5 टुकड़ों में तोड़ो, हर एक टुकड़े की इनकम अलग से कैलकुलेट करो। सैलरी की इनकम अलग से, देन हाउस प्रॉपर्टी की अलग से, देन पीजीबीपी की अलग से, देन कैपिटल गेन की अलग से, देन अदर सोर्सेज की अलग से। ऐसे कर करके हर एक टुकड़े की इनकम जो है वो कैलकुलेट करो, उसमें क्लबिंग जोड़ो, ठीक है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड घटाओ तो जीटीआई पाओ, जीटीआई पाने के बाद 6A की डिडक्शन घटाओ तो टैक्सेबल इनकम पाओ। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर अभी टैक्स कैलकुलेट करना बाकी है, ये बात याद रखना। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना अभी क्या है, बाकी है। तो अब हम लोग वापस से सेक्शन नंबर 4 के ऊपर अगर आ जाए तो हमने इनकम वाला पार्ट उसमें से भी किया है। सर ये तो बहुत बहुत हेक्टिक हो रहा है यार, क्योंकि अभी अपन ने सिर्फ एक पार्ट किया है, बाकी पार्ट इतने बड़े नहीं है। प्रीवियस ईयर इतना बड़ा नहीं है, असेसमेंट ईयर इतना बड़ा नहीं है, टेंशन मत लो। अभी आपने क्या सीखा कि इनकम, सेक्शन नंबर 4 जो सबसे पहला वर्ड बोलता है इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने सीखा कि इनकम क्या होती है। आपने इनकम सीख लिया, सेक्शन नंबर 14 भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप आ जाए प्रीवियस ईयर के ऊपर। प्रीवियस ईयर बताया गया है सेक्शन नंबर 3 में। किसमें बताया गया है? 3 में। सर एक बात नहीं समझ में आई, जब आपने चार्जिंग सेक्शन ही
सेक्शन नंबर 4 बताया, तो उसके पहले वाला सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर का कैसे हो सकता है? एक बात समझ लो दिमाग से, ये एक्ट मैंने नहीं बनाया, ये एक्ट सरकार ने बनाया, और सरकार ने जब प्रीवियस ईयर बता दिया, उसके बाद उनको याद आया यार चार्जिंग सेक्शन भी तो डालनी थी, तो उन्होंने 4 में डाल दी। तो हमने तो पहले 4 ही पढ़ा ना, सरकार बुद्धू है, सरकार ने 1 2 3 4 सही से नहीं लगाया, लेकिन हमने सही से पढ़ा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा 4, 4 पढ़ा, उसके बाद 14 पढ़ा। अब देखो 14 कहाँ 4 कहाँ, लेकिन हमने साथ में पढ़ा ना, क्योंकि दोनों रिलेटेड थे। तो यही तो फायदा है कि मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा पा रहा हूँ, सब चीजें पढ़ा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी किसी टाइम समय पे पढ़ी थी, और ये इसी तरह से मैंने भी पढ़ी थी जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं। ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। बहुत मेहनत लगती है इन तरीके नोट्स को बनाने में, और ऐसे नोट्स आपको किसी और टीचर्स के द्वारा नहीं मिलेंगे। देखो हर टीचर की अपनी खासियत होती है, ये मेरी खासियत है कि मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं। जिस तरीके से मैंने उस समय पे पढ़ाई करी थी, मैंने उसी तरह से ही आपके लिए नोट्स बनाने की कोशिश करी है। ये सारे हैंड रिटन है, बहुत मेहनत से बनते हैं ये नोट्स। अब हम लोग आ गए अपने सेक्शन नंबर 3 के ऊपर। सेक्शन नंबर 3 क्या है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है ये समझना, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी इनकम होती है जो कि प्रीवियस ईयर की होगी, ठीक है, वो टैक्सेबल होगी असेसमेंट ईयर में। ठीक है, कमाएगा कौन? पर्सन। और टैक्स किस रेट से लगेगा वो बताए जाएंगे। अब प्रीवियस ईयर इसमें पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 3, इनकम पढ़ चुके हैं सेक्शन नंबर 14, ये डन हो गया। 3 पढ़ रहे हैं, देखें प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year. Income earned in previous year is assessed in next year, which is called assessment year. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चे तो बहुत दिन तक इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में फर्क क्या है, और ये दोनों होते ही क्या है। समझो, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, ये 2 ईयर होते हैं इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स के अंदर फाइनेंशियल ईयर जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, आप एक एग्जांपल समझना, ठीक है। ये है हमारे, देखो ड्राइंग मेरी थोड़ी ऐसी है, थोड़ा वो मत करना, वो मतलब आजकल तो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं लोग, ऑफेंड मत होना यार। आई ऑल्सो रिस्पेक्ट मोदी जी, बट मेरी ड्राइंग ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमारे मस्कुलर बॉय है, मोदी जी, ठीक है। ये मोदी जी है हमारे, ये मोदी जी का मतलब है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे है छोटू बॉय पोपोलू, इसका नाम क्या है? पोपलू। अब पोपलू पढ़ रहा था प्रोफेशनल कोर्स में, सीए कर रहा है, कोई सीए में कर रहा है, पोपलू कर रहा है भाई सीए में, ठीक है। पोपलू के पापा हैं, ये पोपलू के पापा हैं दिग्विजय सिंह। अब दिग्विजय सिंह का बिजनेस है, तो दिग्विजय सिंह का जो बिजनेस है वो अकाउंट्स, पोपलू को अकाउंट्स अच्छे से आता है, तो पोपलू ने बोला कि आप जितने भी पैसा कमाते हो ना, चुपचाप मुझे बताया करो, मैं बुक कीपिंग करूंगा, अकाउंट्स करना बहुत जरूरी है। अकाउंट्स नहीं करोगे तो बिजनेस का रिजल्ट नहीं पता चलेगा। अभी अभी पोपलू फाउंडेशन पास हुआ था, बेचारा क्या करेगा, अकाउंट्स उसे बहुत अच्छे से आता था, रिजल्ट आने में भी दिन थे, उसका मत्ता घूम रहा था। उसने कहा यार कहीं तो लगाना है इसको, उसने अपने पापा को पकड़ा, कहा इधर आओ, जितना भी बिजनेस का डाटा है ना सब मुझे देना, मैं पूरा अकाउंट्स बनाऊंगा, अकाउंट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके पापा ने एक सवाल पूछा जो आपसे भी बहुत बार पूछा जाएगा, जैसे आप किसी को बताओगे आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आप पूछेंगे आईटीआर भर लेते हो, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो यही पूछेंगे। अब देखो, तो किसी ने बताया दिग्विजय सिंह को कि आईटीआर कुछ होता है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। मोदी जी की इन दोनों के ऊपर नजर है क्योंकि इसके पापा का बिजनेस है, इसके पापा का बिजनेस है, और ये बिजनेस में, अपने बिजनेस में फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल ईयर सबको पता होगा, 1 4 एक्स एक्स से शुरू हो गए, 31 3 एक्स एक्स पे खत्म होता है। इस एक्स को हटा देते हैं, वरना बहुत लोगों की दुखती रकम में हाथ रख दूंगा। अपने लिए 2022 से शुरू हुआ, 2023 में खत्म हुआ है, अभी जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि यार पैसे तो यहाँ से कमाना शुरू हो गया था, पूरे साल कमाए गए। तो अब ये जो अकाउंट्स हैं इस साल के, इसमें प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए।
अब इस 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कब दिया जाएगा? मोदी जी की इसके ऊपर नजर थी। मोदी जी आ गए, जैसे इसने प्रॉफिट निकाला, बोला मित्रों 1 लाख रुपए का टैक्स दो। तो बोला भाई 1 लाख रुपए की तो कमाई है, मैंने भी क्लासेस ली हैं, 5 हेड में तोड़ूंगा, फिर क्लबिंग जोड़ूंगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड माइनस करूंगा, ठीक है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। मोदी जी ने, अरे बस बस भाई, सचिन जी के स्टूडेंट लगते हो, कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं, ये तो तुम्हारी इनकम है, मैं तो यही बोल रहा था, ये तो इनकम है, जो भी करना है करो, टैक्सेबल इनकम निकालो, उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करके मुझे दो पैसा। पोपलू ने बोला इसके ऊपर टैक्स मैं तो नहीं देने वाला अभी। तो मोदी जी से उसने उल्टा क्वेश्चन पूछा, आपको पता है कि क्या इस 1 लाख रुपए के ऊपर मैं कब टैक्स दूं? साल तो अभी अंत हुआ है, मैं इसके ऊपर कब टैक्स दूं? तो मोदी जी ने उसको एक्सप्लेन करी ये चीज कि जो भी पैसा, मैं या पोपलू और उसके पापा को हटा रहा हूँ, मोदी जी को रहने देता हूँ, माननीय मोदी जी, ठीक है, उन्होंने समझाया, नजर हटा लो यार थोड़ी देर के लिए, देखो, उन्होंने समझाया कि ये आपका ईयर है। उसने बोला हाँ 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 फाइनेंशियल ईयर, उसने बोला, मोदी जी ने बोला नहीं मेरा भाई नहीं, इसको फाइनेंशियल ईयर नहीं, इसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं इनकम टैक्स पे। तो पोपलू के सर पे ऐसे ऐसे हाथ जाने लगा, मोदी जी ने कहा भाई रुक जा, समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ, मैंने भी सचिन जी से क्लास ली थी किसी समय। देखो, अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने समझाया कि आप जो भी पैसा प्रीवियस ईयर में कमाते हो, उसका टैक्स आप असेसमेंट ईयर में देते हो। मतलब अगर आप पैसा 2022 में कमाओगे तो 2023 में दोगे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने आज कमाया पैसा और मुझे कल टैक्स देना पड़े, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो प्रीवियस ईयर में कमाए गए पैसे के ऊपर आपको टैक्स असेसमेंट ईयर में देना पड़ता है। अब प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर एक पीरियड होता है फाइनेंशियल ईयर की तरह ही, 12 महीने का, जो 1/4 से शुरू होकर 31/3 पे खत्म होता है, बिल्कुल वही डेट है। अच्छा, तो अभी हर एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर अलग अलग होते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब अभी जिस साल में हम हैं, उससे पीछे वाला साल को ही प्रीवियस ईयर बोलेंगे। तो हमारे लिए असेसमेंट ईयर क्या है? हमारे लिए असेसमेंट ईयर है, हमारे लिए असेसमेंट ईयर क्या है? 23-24। और प्रीवियस ईयर क्या है? 22-23। मतलब जो भी पैसा आपने 1/4/2022 से कमाया, 31/3/2023 तक, इसका टैक्स आप मुझे देंगे 2023 के अंत तक। समझ में आया आपको? क्लियर हुई मेरी बात? तो आप जो भी पैसा प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, उसके ऊपर टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है। तो असेसमेंट ईयर क्या है? 23-24, प्रीवियस ईयर 22-23। अब डेफिनेशन पढ़ लो, मोदी जी को टाटा कर दो, फटाफट पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर होता है, और आप जो भी पैसा प्रीवियस ईयर में कमाते हो, उसका टैक्स लगता है नेक्स्ट ईयर में, जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर में। तो मतलब मोटा मोटा ये समझो, जो भी पैसा आपने 2022 में कमाया, उसका टैक्स लगा 2023 में। और ऐसे ही होना चाहिए भी, क्योंकि देखो, अगर आप पूरे साल पैसा कमाओगे, जब भी तो साल के अंत में आपको पता चलेगा आपने कमाया कितना, आपकी इनकम कितनी है। तो जैसे अकाउंट्स होते हैं 31 तारीख को बनते हैं, तो जैसे ही अकाउंट्स बनते हैं वैसे ही मोदी जी आ जाते हैं, कहते हैं भाई प्रॉफिट निकाल लिया ना, आप मेरे को टैक्स दो। अब वो बोलते हैं कि आपने जो पिछले साल का बनाया ना, इस साल जैसे अकाउंट्स बनाते हो, तो आप क्या करते हो भाई, जो ये साल चल रहा है अभी जिसमें हम हैं, 2023 में हैं हम लोग, तो 2023 में जो रिजल्ट आएंगे वो कब पता चलेंगे? 2024 में, 31 मार्च 2024 में तो आपको पता चलेगा 2023 का रिजल्ट। तो 2024 में ही टैक्स देना। तो मोदी जी ने बोला जैसे अकाउंटिंग फॉलो करते हो वैसे ही यहाँ पे भी करो। तो अभी 23 चल रहा है, तो आपने जो भी 22 में पैसा कमाया है, वो उसका टैक्स अभी दे दो। तो 22 से 23 इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है ये फाइनेंशियल ईयर होता है, जो 1 तारीख अप्रैल की शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है अगले साल के, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग 22 से 23। समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है, सबका आंसर यस ही है। प्रीवियस ईयर एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होता है। प्रीवियस ईयर मतलब होता है भाई वो ईयर जिसके अंदर आपने पैसा कमाया, यानी पिछला साल। जिस साल में आप टैक्स देंगे उसके पहले वाले साल को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जिस साल में आप टैक्स दे रहे हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। ठीक है, तो कैलकुलेट करने वाले ईयर को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अभी हम उसको भी पढ़ेंगे। तो आप डेफिनेशन पे फिर से आ गए, इसमें लिखा था इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे।
प्रीवियस ईयर आप समझे, प्रीवियस ईयर वो ईयर मतलब जिस ईयर में आपने अर्न किया है पैसा, जिस ईयर में आपने अर्न किया है, और अर्न करने के अगले साल नेक्स्ट ईयर आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। वो जो नेक्स्ट ईयर आता है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, असेसमेंट ईयर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। असेसमेंट ईयर, जिसको शॉर्ट में AY भी बोलते हैं और PY बोलते हैं प्रीवियस ईयर को। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है, सेक्शन नंबर 29। सर ये तो उल्टा चल रहा है, 3 में कुछ था, 2 आ गया। भाई ऐसे ही है जो है, ठीक है। देखो, असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर। देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स दिस इन दिस ईयर। मतलब आपने जो 2022 से 23 में कमाया, वो अब असेसमेंट ईयर 23 से 24 में आप उसके ऊपर टैक्स पे करोगे। क्लियर हुआ। इसके बाद जैसे एग्जांपल के रूप में दिया है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 इज अ ईयर विच कमेंस ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2021। इनकम अगर 2020 का 20-21 असेसमेंट ईयर है, तो मुझे बताओ प्रीवियस ईयर क्या होगा इसका। ये जानना बहुत जरूरी है भाई, बेसिक में जानना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर दिमाग लगाओ, समझो। अगर मेरा असेसमेंट ईयर 20-21 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 19-20, है ना। देखो प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर 19-20 है। तो जो भी असेसमेंट ईयर है उससे एक पीछे जाओगे तो प्रीवियस ईयर ही बनेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर से एक आगे आओगे तो असेसमेंट ईयर बनेगा। तो आपने यहाँ पे दोनों चीज समझी। अब सेक्शन नंबर 4 पे फिर से आ गए हम लोग। सेक्शन नंबर 4 अभी तक हमें जितनी बातें बताता था उसमें से हमने काफी बातें सीख ली है। जैसे हमने इनकम सीख लिया, प्रीवियस ईयर सीख लिया, असेसमेंट ईयर सीख लिया। अब इसने एक बात और बताई है हमें, पर्सन। इसने बोला कि जो भी इनकम आप प्रीवियस ईयर में कमाओगे, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन is charged in assessment year at such rate as provided under the Finance Act from time to time। यही बताया इसने, जिसमें से हमने इनकम फर्स्ट नंबर पे पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर भी पढ़ लिया, दोनों एक साथ पढ़ लिए। थर्ड नंबर पे पर्सन पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन पर्सन पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको और समझा दूं। मैंने आपको बोला कि प्रीवियस ईयर की इनकम जो होती है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है मेरे सामने, क्वेश्चन इफ आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस इन मिडल ऑफ प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर तो स्टार्ट हो गया 1/4/2000 आपने बताया 22 से हमारे लिए, लेकिन जब तो मेरा बिजनेस था ही नहीं। अगर मैंने बिजनेस ही स्टार्ट किया है, मान लो 1 जून को किया है स्टार्ट 2022 में, तो सर मेरे लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए तो पीरियड कम हो गया ना। क्योंकि अब ये चीज समझो आप, ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था। जो भी बच्चे मेरे से क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसे यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया प्रीवियस ईयर 12 महीने का होता है, जो 1 तारीख से शुरू होता है, ठीक है, 31 तारीख को खत्म होता है। अब किसी बच्चे ने पूछा, सर क्वेश्चन मुझे एक है ये कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जून 2022 को, तो मेरा प्रीवियस ईयर कब से शुरू और कब से खत्म होगा। तो मैंने समझाया उसे, मैंने देखा, मैंने बोला देखो बेटा, 1/4/2022 से आपका शुरू हुआ हिसाब और 31/3/2023 में खत्म होगा ये। ठीक है। अब वो बोल रहा है सर गलत बोल रहे हो ना, हिसाब यहाँ थोड़ी ना शुरू हुआ, मेरा हिसाब अप्रैल मई जून यहाँ शुरू हुआ 1/6/2022 को। तो ये जो पीरियड है इसमें मेरा बिजनेस था ही नहीं। ठीक है, एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो मैंने बताया, मैंने कि भाई देखो, प्रीवियस ईयर 12 महीने का ही होता है। अगर इसमें से किसी भी महीने आपका बिजनेस था नहीं, ठीक है, जून क्या, अगर आपने मान लो मार्च में 1 मार्च को बिजनेस स्टार्ट किया, 1 मार्च 2023 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या आपका प्रीवियस ईयर 1 महीने का माना जाएगा। आंसर इज नो। प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीने का ही माना जाएगा। अगर आपका बिजनेस जो भी पीरियड मतलब बाकी है, जैसे इसमें ये महीना मतलब अप्रैल और मई में ये बिजनेस था ही नहीं, तो इन महीनों का डेटा भी नहीं होगा, तो इन महीनों की इनकम पे टैक्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि इनकम भी नहीं होगी। तो सिंपल सी ये बात है कि 12 महीने का प्रीवियस ईयर है सबके लिए। अगर इनमें से कुछ महीने आपका बिजनेस नहीं था तो आप उसको कंसिडर ही मत करो। सिंपल, जो महीने बचेंगे उन्हीं के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, दिस इज अ स्पेशल केस, आंसर भी समझ लो, स्पेशल केस है ये एक। ठीक है, फॉर यू ईयर स्टार्ट होगा जहां से आपने बिजनेस कमेंस किया है। ये क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा गया है, पेपर में भी। ठीक है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना इनकम टैक्स वाले, उसमें भी पूछा जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। सर प्रीवियस ईयर समझ में आ गया, असेसमेंट ईयर समझ में आ गया।
प्रीवियस ईयर सेक्शन नंबर 3 में बताया गया है, असेसमेंट ईयर 2 में बताया गया है। ठीक है, अब पर्सन की डेफिनेशन आ जाओ, फटाफट समझ लेते हैं, क्योंकि अब हमारा अगला शिकार पर्सन ही है। देखो हमने समझ लिया, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज चार्ज इन असेसमेंट ईयर एट सच रेट विच इज प्रोवाइडेड इन फाइनेंस एक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ये बात है ना टोटल, इसमें से इनकम समझ गए, इनकम समझ गए, आप समझ गए प्रीवियस ईयर, आप समझ गए असेसमेंट ईयर। अब बचा है पर्सन, एक चौथी चीज, और पांचवी चीज बची है रेट। तो मैं आपको पांचवी चीज समझाता हूँ, दो चीजें जो बची है। पर्सन क्या होता है? पर्सन बताया 231 में, किसमें बताया? 231 में। सर पर्सन क्या होता है? इनकम टैक्स के अंदर पर्सन किसको बोला गया है? तो इनकम टैक्स के अंदर पर्सन में आते हैं हमारे पास में 6 लोग। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने लोग हैं भाई? 6 लोग हैं। देख लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हमारे सामने कितने लोग हो गए? एक मिनट को, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे तो 7 आ रहे, ऐसे 6 आ रहे, सर क्या बोल रहे हो? देखो मैं आपको बताता हूँ, है 6 ही लोग, सातवां लोग जो है ना वो एक्स्ट्रा है। मैं आपको समझाता हूँ, ये याद करने का तरीका है। आप समझिए कि इसमें आते हैं 6 लोग। कितने लोग आते हैं? 6 ही लोग आते हैं। सातवां जो है ना, सातवां जो है, मतलब 5 और एक 6, और एक जो सातवां है, सेवेंथ, वो एक्स्ट्रा है। समझो, इसको मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला पर्सन की डेफिनेशन में उसने बोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, एक मिनट रुको, हम्म, समझिए, चीज को समझिए। मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा कि सर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल मतलब मैं एक इंसान हूँ, नॉर्मल नेचुरल पर्सन हूँ, ठीक है, और मैं कुछ चीज अर्न करता हूँ। तो मेरा नाम सचिन है, मैं कुछ चीज अर्न करता हूँ, जैसे मैं आपको कोचिंग दे रहा हूँ, उससे आप मुझे फीस देंगे, तो ये मेरी अर्निंग है। तो इनकम टैक्स एक्ट में मेरे को इंडिविजुअल बोला गया। क्या बोला गया? इंडिविजुअल। जैसा आप देख सकते हो, एक अकेला इंसान खड़ा है फोटो में, ठीक है, बाकियों से अलग जिसकी पहचान है। बाकियों से अलग पहचान का मतलब क्या है? कि इसका आधार कार्ड बना हुआ है। एक अकेला पर्सन, इंडिविजुअल। एक अकेला पर्सन जो होता है उसे इंडिविजुअल बोला जाता है। जैसे मैं, आप, या कोई भी ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अकेला है, अकेले अर्निंग करता है। इसके बाद HUF। HUF के बारे में आप पढ़ चुके, बिजनेस स्टडीज में भी अपनी, और लॉ में भी पढ़ा होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बस आपको इतना ही पढ़ना है। कुछ टीचर इसके ऊपर इतना एक्सकलेट कर देते हैं भाई, स्कूल ऑफ थॉट भी पढ़ा देंगे, बिजनेस स्टडीज वाला पूरा पढ़ा देंगे। इतना हमें खींचना ही नहीं है यार। हमें बस ये जानना है, इंटरमीडिएट में जानने के लिए इतना ही बहुत है कि पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। पहला इंडिविजुअल, दूसरा HUF आप जानते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, सिख और जैन, दो कम्युनिटी इंडिया में होती है, सिख कम्युनिटी और जैन कम्युनिटी, जो HUF फॉर्म कर सकती है। HUF मतलब फैमिली बिजनेस, अगर उनका कोई फैमिली बिजनेस है तो वो एक HUF फॉर्म कर सकती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने बिजनेस स्टडीज में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपको रिकॉल होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का टाइप है ये HUF। इसके अंदर सिख और जैन कम्युनिटी ही इसे फॉर्म कर सकती है। बस इतना ही आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यार मेरा तो एक ऐसा बिजनेस है जो कि फैमिली बिजनेस है, तो क्या मैं इनकम टैक्स में आऊंगा या नहीं, तो आप बताना यार इनकम टैक्स में तो पर्सन आते हैं। वो बोलेगा हाँ हाँ, फिर तो मैं नहीं आता। फिर आप उसके कंधे पे हाथ रखना, आप बोलना यार पर्सन में तू भी आता है भाई, लव यू। पर्सन, पहले बोला गया कि इनकम टैक्सेबल किसकी होगी? पर्सन की। फिर बताया गया पर्सन कौन होता है? पर्सन में इंडिविजुअल आता है, HUF आता है, दो चीज। कंपनी आती है, अगर आप जानते हैं अच्छे से कंपनी के बारे में, तो आप सभी लोग जानते हैं कि कंपनी प्राइवेट पब्लिक किसी भी तरीके की हो, अगर वो है तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आती है। पार्टनरशिप भी आप अच्छे से जानते हैं, पार्टनरशिप इसमें आती है। पार्टनरशिप क्या होती है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने की सोचते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ये आपने 12th में भी पढ़ा, फाउंडेशन के लॉ में भी पढ़ा। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये चीज नहीं है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है सर? देखो, आपको पता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब कहलाती है? पार्टनरशिप कब कहलाती है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे बताना, एग्जांपल के रूप में समझना। ठीक है, अभी मोदी जी नहीं बना रहा मैं, लेकिन यहाँ पे मोदी जी हैं, ठीक है, मैं बार बार नहीं बना सकता क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है उन्हें बनाने में, पूरा माथा खराब हो जाता है। देखो अभी दो लोग हैं, मिस्टर सहेश और मिस्टर
कुमेश, दो लोग हैं, सहेश और कुमेश। नाम ऐसे लूंगा ना, किसी ने इलेक्शन में पढ़ा ही नहीं होंगे आपको। समय, सहेश और कुमेश, ये दो लोग हैं। अब ये दोनों ना, इन दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो कुंभ, आपने सुना होगा कुंभ मेला लगता है, कुंभ लगता है, प्रयाग में लगता है, प्रयागराज में लगता है, और भी बहुत सारी जगह लगता है, उज्जैन में लगता है कुंभ मेला, या आप कोई भी मेला मान लो, मेला, ठीक है। मेले में आपका बच्चों का मेन अट्रैक्शन क्या होता है? झूला होता है ना, एक ऐसा जिसमें लाइट जली रहती है, ऐसी सीटें होती हैं, है ना, ऐसा झूला होता है एक। तो ये मेन अट्रैक्शन होता है। तो सहेश और कुमेश झूला ओन करते हैं, ठीक है। अब इनको पता है कुंभ मेला लगने वाला है प्रयागराज में, तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए, एक वहां पे उस फेस्टिवल में, कुंभ मेले में एक अपना स्टॉल लगाए, जहां पे हम लोग टिकट बेचेंगे 80 रुपए पर पर्सन, ठीक है, इस झूले के लिए। और लोगों ने वो टिकट खूब खरीदी, और इनका कलेक्शन हुआ 8 लाख, 8 लाख रुपए, ठीक है, 8 लाख मान लो। अब ये लोग निकल ही रहे थे वहां से, और दोनों बहुत खुश थे, और उस समय मोदी जी वहां पे आकर कह रहे मित्रों, दोनों डर गए, कह रहे अरे मोदी जी यहाँ कैसे? मोदी जी ने कहा उसके ऊपर थोड़ा टैक्स दे जाते, 8 लाख के ऊपर। तो उन्होंने कहा यार 8 लाख के ऊपर तो हमारा कोई टैक्स नहीं बनता, हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी है, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर इंडिविजुअल आते हैं, कंपनी आती है, पार्टनरशिप आती है, और एच आता है, ठीक है। ना ही हम लोग इंडिविजुअल हैं भाई, हम तो दो जने हैं, इंडिविजुअल तो नहीं है, एक अकेला तो नहीं है, हम कोई कंपनी भी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, हम कोई एच नहीं, हमारा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, हम तो सिर्फ दो जने हैं, और हम दोनों एक फैमिली के भी नहीं है, ना हम सिख हैं और ना ही हम जैन हैं, और पार्टनरशिप भी नहीं है, ये नहीं, हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, हम किसी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर नहीं आते। मोदी जी ने कहा भाई इधर आओ, आप पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, ढंग से पढ़ा करो, और क्लास जहां से ले रहे हो ना वहां से मत लो, सचिन सर के पास से लिया करो। उन्होंने बताया यार आपने सही से पढ़ाई नहीं करी, पूरा पढ़ा करो। उन्होंने बोला अच्छा बताओ कहाँ पे आते हैं, किस पॉइंट में आते हैं? तो उन्होंने बताया यार आप आते हो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में, एओपी या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक ऐसी बॉडी या ऐसी एसोसिएशन जिसके अंदर दो लोग या इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप हो, जो कि किसी भी टाइप में नहीं आता हो, जैसे वो पार्टनरशिप नहीं है। अब ये बताओ, सुमेश, सहेश और कुमेश कोई पार्टनरशिप में तो नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, उनका कोई पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, मतलब इनका एक गुच्छा है, इंडिविजुअल्स का एक गुच्छा है। क्या ये टैक्सेबल नहीं होंगे? ये भी टैक्सेबल होंगे, तो इनको एओपी और बीओआई में रखा गया है। होपफुली आपको एग्जांपल क्लियर हुआ हो। अब बची आपकी लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी कौन होती है? लोकल अथॉरिटी हो गई आपकी एमसीडी हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हो गई, ठीक है, बीएमसी हो गई, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो वो भी टैक्सेबल होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ गया लास्ट पॉइंट। मैंने आपको 6 पॉइंट समझा दिए, एक पॉइंट और है, 7वां पॉइंट, ठीक है, इसको फटाफट भी रिवाइज करेंगे हम लोग। ये हो गया अपने पास पॉइंट, और एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है, 6 पॉइंट है, फटाफट पहले 6 पॉइंट रिवाइज करो। इंडिविजुअल एक अकेला इंसान, दूसरा एचयूएफ, तीसरा कंपनी, चौथा फर्म या पार्टनरशिप, और पांचवा एओपी या बीओआई, ठीक है। और छठा अपने पास हो गया लोकल अथॉरिटी। ये 6 लोग हो गए अपने पास पर्सन की डेफिनेशन में। सातवां जो है वो एक्स्ट्रा है। अब ये देखो, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, मतलब एक वो नेचुरल पर्सन नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन वो सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट ले सकता है, जैसे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अमूल है, अमूल कंपनी का नाम सभी ने सुना है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए बनाई जाती है? सोसाइटी मेंबर्स के लिए बनाई जाती है। जैसे कि बॉम्बे में जो लोग रहते हैं, मुंबई में जो लोग रहते हैं, उनको पता होगा, वहाँ सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं, उस सोसाइटी का अपना फंड होता है, उस सोसाइटी का अपना मैनेजमेंट होता है। तो ये क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब अपनी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाई गई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी बेनिफिट देती है किसको? अपने, मतलब पार्टिसिपेंट्स को, अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को। ये रिलीजियस पर्पस हो सकती है, सोशल पर्पस हो सकती है, और कोई भी पर्पस के लिए बनाई जा सकती है। लेकिन आपको ये समझना है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं होते, इनका कोई कंपनी का काम नहीं है, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये कोई बीओआई नहीं है, क्योंकि बीओआई कौन होते हैं? जो मैंने आपको बताया, गुच्छा, जो फॉर्म्ड नहीं है, लेकिन ये तो रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बीओआई भी नहीं है, ये आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, एजी पे बोलेंगे, एजी पे, ठीक है। और ये भी समझ लेना, ये लोकल अथॉरिटी नहीं है, लोकल अथॉरिटी तो गवर्नमेंट की होती है, तो ये इन सब में नहीं आई, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन में आ जाते हैं। तो आप ऐसे समझ लो यार, एग्जांपल नहीं भी समझ में आया तो ऐसे समझो, जो ऊपर के 6 पॉइंट में नहीं आया वो 7वां पॉइंट में आएगा। तो पर्सन 6 ही है, 7वां जो है वो पर्सन नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी स्कूल रहेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी रहेगी, तो वो आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन में ही आएगी, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर आपका कोई स्कूल है, क्या वो टैक्स नहीं देता? वो भी टैक्स देगा, वो आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है। वो कोई कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, लोकल अथॉरिटी नहीं है, या एओपी बीओआई नहीं है, वो है हमारा आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। क्या यहाँ तक आपको सब चीजें एकदम क्लियर हुई? अगर आपको सब चीजें क्लियर हुई हैं तो एक बार थम्स अप भेजेंगे, ठीक है। फटाफट से समझ में आ गई सब चीजें। फटाफट से पर्सन को रिवाइज करेंगे एक बार। पर्सन में कौन आते हैं? इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कंपनी, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी, 6 तरीके के पर्सन। 7वें तरीके का कोई पर्सन नहीं होता, आर्टिफिशियल इंसान, जिसको आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन बोलते हैं। जो ऊपर 6 में नहीं आया वो 7वें में आएगा, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि इनकम जो होती है वो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, समझ में आया? प्रीवियस ईयर समझ में आता है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ अ पर्सन इज टैक्सेबल इन फॉलोइंग असेसमेंट ईयर एट सच रेट प्रोवाइडेड अंडर फाइनेंस एक्ट। सच रेट मतलब जो रेट होते हैं ना, ये फाइनेंस एक्ट में प्रोवाइड करते हैं, हर साल चेंज होते हैं, जरूरी नहीं हर साल हो, बट ये फाइनेंस एक्ट के द्वारा ही हम लोग रेट लेते हैं, ठीक है। फाइनेंस एक्ट के द्वारा ही रेट लेते हैं, तो फाइनेंस एक्ट के अंदर रेट बताए जाते हैं हर असेसमेंट ईयर के लिए। तो असेसमेंट ईयर 23-24 जो अभी आपका चल रहा है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर अपने लिए 22-23 है, असेसमेंट ईयर 23-24 है, ठीक है। ये हमारे लिए है अभी के लिए, ठीक है। अब जो मई 24 का अटेम्प्ट आएगा, मई 24 के लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा 24-25, प्रीवियस ईयर हो जाएगा 23-24। तो मई 24 वाले अटेम्प्ट बच्चों के लिए ये रहेगा, और नवंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए ये रहेगा। नवंबर मतलब नवंबर सी इंटर वालों के लिए, दिसंबर सीएम इंटर वालों के लिए, ठीक है। मई अगेन सी इंटर वालों के लिए, और जून 2024 सीएम एंटर वालों के लिए, ठीक है। अब पर्सन, फटाफट से एक एक्सरसाइज कर लेते छोटी सी। आप मुझे बताओ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली किस टाइप का पर्सन है? ये बताओ, ये बताओ, सारे बताओ अब एक एक करके आप। मैं आपको कुछ समय देता हूँ, उसमें आप मुझे सारे बताएंगे, जो भी आपको टाइम दे रहा हूँ इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब। ये कोई इंडिविजुअल तो नहीं है, ये कोई कंपनी तो नहीं है, ये कोई एचएफ तो नहीं है, ये कोई लोकल अथॉरिटी तो नहीं है, ठीक है। ये कोई बीओआई तो नहीं है ना? नहीं। सर, क्या ये कोई आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है? नहीं। सर, ये है क्या फिर? भाई ये लोकल अथॉरिटी तो है, मना क्यों कर रहे हो? लोकल अथॉरिटी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा ये बैंक है एक, और बैंक एक कंपनी होती है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, बैंकिंग कंपनी आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, बैंक एक कंपनी होती है, ठीक है। तो बैंक तो एक कंपनी हो गई। मिस्टर सचिन कुशवाहा एक इंडिविजुअल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपको मैंने बताया आर्टिफिशियली जुडिशरी पर्सन। मैंने आपको सिखाया ना यहाँ पे कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है वो एजीपी में आएगी। इंडियन ऑयल लिमिटेड, लिमिटेड लिख दिया तो वैसे भी ये क्या है, एक कंपनी है। सुमित ललित लीगल हायर्स ऑफ रमेश, लीगल हायर कौन होते हैं? रमेश कोई फादर होंगे इनके, जब उनकी डेथ हो गई तो उनके लीगल हायर है। तो ये हो गए हमारे, बताओ कौन हो गए? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एओपी। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है बताओ? बताओ भाई। सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस है। अच्छा, अब ये क्या कोई इंडिविजुअल है? सर इंडिविजुअल तो नहीं है। क्या ये एओपी बीओआई है? हाँ, एओपी या बीओआई है। नहीं भाई, उसमें भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन होनी चाहिए। क्या ये एचयूएफ है? नहीं सर। क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं सर। तो हम लोग इसको कंसिडर किस में करेंगे? तो अगर ये कहीं पे भी नहीं आएगा तो किस में आएगा बताओ? तो ये आएगा आपका
आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन में, एबीसी एंड पार्टनर्स ये तो पार्टनरशिप है। अच्छा, आप इसको इंडिविजुअल में डालने की अगर सोच रहे हो तो वो भी किस किस केसेस में आप लोग कर सकते हैं, इसके केसेस अलग है, बट जनरली ये एजीपी में आएगा। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पर्सन आपको समझ में आया गया होगा। अब मैं आपको अगली क्लास में कुछ नई चीज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगली क्लास में मैं बेसिक डेफिनेशन खत्म करके चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा आपका, जो कि है चैप्टर नंबर 2 हमारा स्लैब रेट्स एंड सरचार्ज। इस साल के लिए जो अभी मैंने बताया ना आपको, जो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर रेट, वो यही रेट है, वो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, वो मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास में। अभी अगली क्लास में हम लोग ये भी करेंगे, और एक एसएससी को पढ़ेंगे और एक टैक्स प्लानिंग वगैरह पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमने बहुत सारी चीजें कर ली है। हमने आज के लिए क्या क्या कर लिया, एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं और आज की क्लास को करते हैं एंड। क्लास हमने यहीं से शुरू करी थी, सेक्शन नंबर 4 से। सेक्शन नंबर 4 में हमने पढ़ा कि कोई भी इनकम प्रीवियस ईयर की किसी भी पर्सन के द्वारा कमाई गई असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है उन रेट्स के ऊपर जो बताए गए हैं। ठीक है, बताए गए रेट चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर है। इनकम सीख लिया, इनकम क्या होती है भाई, इनकम सेक्शन नंबर 14 बताता है कि किसी भी कमाई को 5 हिस्सों में तोड़ो। इनकम अंडर हेड सैलरीज, इनकम अंडर हेड, मैं ढंग से दोबारा से बताता हूँ चलो। इनकम अंडर हेड सैलरी, प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, ठीक है, और कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 5 हेड में इनकम को तोड़ा। इसके बाद आप उसके अंदर क्लबिंग को जोड़ दो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को घटा दो या एडजस्ट कर दो। उसके बाद जो चीज आएगी उसको बोलेंगे जीटीआई। जीटीआई के अंदर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A को घटा दो। उसके बाद जो चीज आएगी उसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। ठीक है, फिर हमने देखा प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर एक ऐसा साल होता है जिस साल आप पैसा अर्न करते हैं, उसी अर्निंग के ऊपर आप अगले साल में टैक्स देते हैं। अच्छा, अगर मेरा साल जो है प्रीवियस ईयर, उसके मैंने बीच में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मेरा प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा, आपका प्रीवियस ईयर शुरू 1 अप्रैल से ही हो जाएगा। बस 1 अप्रैल से लेके उस डेट तक जब तक आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, उतनी इनकम को कंसिडर नहीं करना, वो जीरो ही रहेगी। इसके बाद पर्सन देखा, पर्सन मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। ठीक है, इंडिविजुअल कौन होते हैं, जैसे मिस्टर सचिन। एचयूएफ मतलब जैन एचयूएफ, एग्जाम्पल है ये सारे। ठीक है, कंपनी मार्वल एंटरटेनमेंट, फर्म हो गई कोई पार्टनरशिप, ये हो गई हमारी क्विक ट्रांसपोर्टर्स। एओपी या बीओआई हो गई सचिन एंड एसोसिएट। लोकल अथॉरिटी हो गई एमसीडी, बीएमसी एक्सेट्रा। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, या कोई स्कूल हो गया, या कोई हॉस्पिटल हो गया, वो सब चीजें। इसके बाद ये क्वेश्चन किया छोटा सा। इसके बाद हमने ये सीखा, अभी ये हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। इसके बाद ये सीखा असेसमेंट ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर वो साल होता है जिस साल में हमने पैसा कमाया उसे प्रीवियस ईयर बोला, जिस साल में उस पैसे के ऊपर टैक्स दिया उसे असेसमेंट ईयर बोला। और इस साल के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 22-23 है। ठीक है, प्रीवियस ईयर हमारा हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 है, सॉरी, असेसमेंट ईयर 23-24 है, मैंने गलत लिख दिया जल्दी जल्दी में। असेसमेंट हमारा 23-24 है, प्रीवियस ईयर हमारा 22-23 है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एसएससी की मीनिंग और टैक्स प्लानिंग, इवेजन और अवॉइडेंस में क्या फर्क है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये ज्यादा टीचर नहीं पढ़ाते, मुझे नहीं पता क्यों, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। ये चीजें मैं आपको कराऊंगा। फिर हम लोग सीधा बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की ओर, जो कि स्लैब रेट्स एंड सरचार्ज। इसके अंदर आपको बहुत मजा आएगा, तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। आज के लिए इतना ही। ठीक है, और एट द एंड में बस यही बताना चाहूंगा कि आपको आज का होमवर्क क्या करके आना है। आपका आज का होमवर्क यही करके आना है कि जो जो मैंने चीजें पढ़ाई है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। अगली क्लास शुरू होते ही हम रिवीजन तो करेंगे ही, बट आपको भी अपनी तरफ से रिवीजन पूरी रखनी है। चलिए।